सो हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक संहिता। तो चरक संहिता के बारे में जानेंगे, चरक के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आज मैं पढ़ाऊंगी कि आपको संहिता के बारे में क्या क्या इंट्रोडक्टरी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले चरक संहिता के बारे में जानते हैं। तो चरक संहिता की टाइमलाइन है 3 लेवल्स में। एक्चुअली ये बुक 3 लेवल्स में लिखी गई थी। तो हम पहले पता करते हैं उपदेष्टा कौन थे। उपदेष्टा का मतलब होता है एक्सपॉन्डर, जिसने उपदेशित किया था। हाँ, उपदेश दिया था, ये चीज़ों जो भी उसमें चीज़ें हैं उनका उपदेश। हाँ, किसी को ज्ञान दिया, आपने उपदेशित किया कुछ चीज़ें लिखने के लिए या बनाने के लिए, कोई तंत्र बनाने के लिए, तो वो उपदेष्टा होता है। तो उपदेष्टा कौन था? वो आत्रेय जी थे, भगवान आत्रेय। और इनका काल था 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो 1000 BC ये किसका था? काल था भगवान आत्रेय का। ठीक है, फिर इसके मूल तंत्रकार या फिर लेखक, ऑथर। ठीक है, कभी भी आपसे कोई पूछे कि चरक संहिता के लेखक कौन थे, तो आपको चरक नहीं बोलना है, अग्निवेश आंसर जाएगा। ठीक है, तो इसके मूल तंत्रकार या फिर लेखक कौन थे? अग्निवेश। ठीक है, और देखो, जो अग्निवेश थे वो आत्रेय जी के ही शिष्य थे। ठीक है, तो गुरु और शिष्य जो हैं वो एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर जिस टाइम पे आप हो उसी टाइम पे आपका टीचर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे आपको याद रखना है कि दोनों का काल सेम होगा, 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये इनका काल हो गया। सेकेंड चीज़ है प्रति संस्कर्ता कौन थे। ठीक है, इसको आगे किसने बढ़ाया, प्रति संस्कृत वापस से किसने किया, तो इसमें आंसर जाएगा चरक। ठीक है, चरक का काल क्या है? मौर्य की संधि रेखा पे या फिर शुंग काल। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई चरक का काल पूछे तो आपको बताना है मौर्य की संधि रेखा या फिर शुंग काल। ठीक है, और इनका अब आप देखो, ये दूसरी शती काल है, दूसरी शती ईसा पूर्व। ठीक है, दूसरी सदी, दूसरी यहाँ पे 1000 ईसा पूर्व था, अब यहाँ पे दूसरी शती ईसा पूर्व। ठीक है, ये भी BC में है, तो आपको चरक का काल याद रखना है दूसरी शती ईसा पूर्व। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसके संपूरक कौन थे। ठीक है, तो संपूरक में संपूरक पूछे या फिर द्वितीय संस्कर्ता पूछे या फिर अंतिम प्रति संस्कर्ता पूछे, इन तीनों का आंसर आपका जाएगा दृढ़बल। ठीक है, और दृढ़बल का काल क्या था? गुप्त काल। ठीक है, तो दृढ़बल जो थे, आचार्य दृढ़बल वो गुप्त काल के थे। ठीक है, चरक मौर्य काल के और दृढ़बल जो है वो गुप्त काल के थे। ठीक है, तो आपको इनका याद करना है, और ये चौथी शताब्दी के थे, चौथी। ठीक है, ये किसकी, कौन सी शताब्दी के थे? चौथी शती। हाँ, तो 4th सेंचुरी AD। ठीक है, इससे पहले BC था, अब AD है। तो इंग्लिश में आपको पूछे या हिंदी में पूछे, आपको काल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर गया दृढ़बल। नेक्स्ट चीज़ कि चरक संहिता की ग्रंथ की रचना। हाँ, तो चरक संहिता के ग्रंथ के बारे में जानते हैं, उसमें स्थान कितने हैं और अध्याय कितने हैं। तो चरक संहिता का पहले हम देखते हैं सूत्र स्थान। ठीक है, तो पूरे 8 स्थान है यहाँ पे, आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे इंद्रिय तक, ये हमारा कितना है? ये हमारा पूर्वार्ध है। ठीक है, और फिर ये तीनों जो है वो उत्तरार्ध के हैं। ठीक है, उत्तरार्ध यू। तो आपको भी पता है कि चरक संहिता 2 पार्ट्स में पढ़ाई जाती है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में आपके सूत्र, निदान, विमान, शारीर और इंद्रिय स्थान होते हैं, और उत्तरार्ध में चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। ठीक है, तो पहले आप देखो कि सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं? 30। निदान में और विमान स्थान में 8 और 8 अध्याय हैं। शारीर में भी 8 अध्याय हैं और इंद्रिय में 12। हाँ, तो 30, 8, 8, 8, 12। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए फॉर पूर्वार्ध। ठीक है, यहाँ तक का। और फिर उत्तरार्ध में आपके 3 चीज़ें हैं। चिकित्सा स्थान में 12 चैप्टर्स, कल्प में 12, सॉरी, चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर, कल्प में 12 और सिद्धि में 12। तो 30, 12, 12 ये आपका सीक्वेंस हो गया चिकित्सा स्थान के लिए, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि स्थान के लिए। ठीक है, मतलब 8 स्थान हो गए, 120 अध्याय हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है आपकी कि श्लोक कितने हैं। तो 12,000 श्लोक थे। ठीक है, द्वादश सहस्त्री संहिता, द्वादश सहस्त्री संहिता आपसे कोई पूछे कि कौन सी संहिता थी, तो आप बोलोगे चरक संहिता, क्योंकि द्वादश मतलब होता है 12 और सहस्त्री मतलब होता है 1000। तो 12,000 श्लोक वाली संहिता कौन थी? चरक संहिता। हाँ, सूत्र कितने हैं इसमें? 9295 सूत्र है। ठीक है, 9295 सूत्र, एंड कुल योग कितने हैं? 1949। ठीक है, तो आज़ादी के, इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद अगर आपको कुल योग कितना कोई पूछे, तो आपको इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद याद रख लो 1949। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुल योग 1949, सूत्र है 9295। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक निमोनिक बता दूँ जिससे आप थोड़ा इजीली याद कर सकते हो, जो इनका काल था 1, 2 का 4 से। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक निमोनिक नोट डाउन करके रखी है, विच इज़ 1, 2 का 4। ठीक है, 1 1000 ईसा पूर्व के पहले आ रहा है, 2 जो है वो दूसरी शती के, और 4 जो है वो चौथी शती के। तो 1, 2 का 4 से आप याद रख लोगे
स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन है उनकी टीकाएं और अनुवाद। ठीक है, जब कोई भी पुराने टाइम में संहिता लिखी जाती थी तो उसके बाद कई सारे लोग अपने तरीके से उस पर छोटी छोटी टीकाएं लिखते थे या फिर अनुवाद करते थे उसको अपनी लैंग्वेज में, किसी रीजनल लैंग्वेज में, संस्कृत में या हिंदी में। तो यहाँ पे बहुत सारी का मैंने लिखा है जो भी टीकाएं थी, मैंने स्टार मार्क लगा के रखा है, सिर्फ वो आपको अभी बेसिक लेवल पे याद करनी है कि आपको अगर कोई 4-5 चरक संहिता की 4-5 टीकाओं का नाम पूछ रहे तो आपको पता हो। ठीक है, तो पहले आता है भट्टार हरिश्चंद्र की संहिता। ठीक है, भट्टार हरिश्चंद्र की संहिता का नाम था चरक न्यास और ये 6वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तो इसको हमको कैसे याद करना है, हरिश्चंद्र हम लिखते हैं ह से और 6 हिंदी का 6 जो है वो भी ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि हरिश्चंद्र की संहिता जो है वो 6वीं शताब्दी में आई थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी जो सिर्फ स्टार मार्क है, पहले आप वो देख लो, जेजट की संहिता। ठीक है, तो जेजट की संहिता का नाम था निरंतर पद व्याख्या और ये 9वीं शताब्दी में आई थी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आपके पास प्राइवेट जेट है, ठीक है, तो आप बोलोगे नो आई डोंट हैव अ जेट। ठीक है, तो नो जेट बोलोगे। तो जेजट की संहिता कब आई थी, 9वीं शताब्दी में। तो नो जेट से आप 9वीं शताब्दी जेजट का याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज चक्रपाणी का आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी एक काफ़ी अच्छी टीका थी इनकी और काफ़ी प्रेफर्ड टीका होती है, काफ़ी जगह अवेलेबल भी है ये वाली टीका। तो चक्रपाणी की टीका का नाम था आयुर्वेद दीपिका और ये 11वीं शताब्दी में आई थी। ठीक है, आपको एज इट इज़ इसको क्लेम करना ही है। फिर शिवदास सेन की है टीका तत्व प्रदीपिका, ये 15वीं शताब्दी में आई थी। ठीक है, तो इसका निमोनिक है शिव का दास तत्व को जान सकता है। ठीक है, तो कोई शिव जी की पूजा करता है तो तत्व को जान सकता है, तो इसकी क्या थी, तत्व प्रदीपिका। ठीक है, तो शिवदास सेन का जब कभी MCQ आए ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि शिवदास सेन ने जो टीकाएं लिखी थी काफ़ी सारी तत्व करके लिखी थी, तत्व आगे या पीछे उसमें लगता था, तो आप उससे थोड़ा गैस कर सकते हो। अदरवाइज अभी तो ये दोनों नाम आपको याद रखने ही हैं। अब हम देखते हैं कि श्रेष्ठ किसका क्या श्रेष्ठ माना गया था। ठीक है, तो चरक संहिता का चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ है। आपको पता है कि चरक बेसिकली मेडिसिन के बारे में काफ़ी बात करते थे, वो काय चिकित्सा को बेस्ट मानते थे। तो चिकित्सा स्थान किसका श्रेष्ठ हुआ, चरक का। ठीक है, आचार्य चरक का। सुश्रुत क्या थे, सर्जरी के फादर थे, तो उनका शारीर स्थान श्रेष्ठ हुआ। अष्टांग हृदय का श्रेष्ठ क्या था, उनके देखो इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने जब संहिता लिखी तो उनमें भी कई सारे स्थान थे, सूत्र था, निदान था, विमान था, पर उनका श्रेष्ठ क्या माना गया, उसमें बेस्ट क्या माना गया। ठीक है, तो अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान बेस्ट था। ठीक है, और माधव निदान आपको पता ही है। ठीक है, तो माधव निदान से आप याद रख सकते हो कि माधव का निदान स्थान श्रेष्ठ था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं परिचय। बस चरक का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं यहाँ पे। चरक का पूरा नाम क्या था, कपिस्थल चरक। ठीक है, और क्योंकि वो कपिस्थल ग्राम से थे, और पिता का नाम था विशुद्ध, गुरु का नाम था विश्वामित्र। रहने वाले कहाँ थे, इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच कपिस्थल ग्राम में रहते थे वो। ठीक है, और जन्म उनका हुआ था नागवंश में, नागपंचमी के दिन। ठीक है, इसीलिए नागपंचमी के दिन हम चरक दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म था वो नागवंश में नागपंचमी के दिन हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और वो यायावर कोटि के वैद्य थे। यायावर कोटि का मतलब होता है कि कोई ऐसे वैद्य जो घूम घूम कर ज्ञान अर्जित करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और ज्ञान का अर्जन करते हैं, तो वो यायावर कोटि के वैद्य होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पसंद आया होगा। थैंक यू।